Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session, I will discuss all these sentences that are written there on your screen. आपको मालूम होगा if you check my WhatsApp status, मैंने आपको ये अपना as a WhatsApp से अपने WhatsApp स्टेटस पे एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट भी दिया था. पर्सनली भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि आप प्लीज़ इन 11 सेंटेंसेस को ट्राई कीजिए, बिकॉज हर एक सेंटेंस में ग्रामर का एक रूल अप्लाई हो रहा है या वोकैबुलरी का एक रूल अप्लाई हो रहा है. सो अगर आपने इन सेंटेंसेस को ट्राई किया होगा तो आई होप आपने मतलब कोशिश की होगी इनको ट्राई करने की, और इसमें आपको कहीं ना कहीं हर सेंटेंस में एक नई चीज़ सीखने को मिली थी. बट अगर आपने नहीं भी ट्राई किया है सो इट्स मतलब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. आप इस वीडियो में आज बहुत से नए ग्रामर के और वोकैबुलरी के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं विच विल हेल्प यू इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी. और अगर आप इंग्लिश को इन जनरल लाइफ में बोलते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है और किस तरह से ग्रामर यूज़ होगी. द वीडियो माइट बी लॉन्ग, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो हो सकेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट के सारे सेंटेंसेस इसी वीडियो में डिस्कस हो जाए. बट अगर नहीं हो पाएंगे तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बना दूंगा. बट चाहे एक बने चाहे 2 बने, प्लीज डू वॉच दी कंप्लीट वीडियो. आपको बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है और यू विल फील कॉन्फिडेंट आफ्टर लर्निंग दीज सेंटेंसेज. एटलीस्ट फिर कभी इन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप कभी गलती नहीं करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. The first sentence is she invited me in her marriage but I couldn't go. देखिए, there are 2 words. एक होता है मैरिज, एक होता है वेडिंग. ये जो मैरिज होता है ये होता है एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन. कभी आप मैरिज की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना किसी लॉ बुक में या कभी भी गूगल पे भी उठा के पढ़ लीजिए, वहां भी आपको ये दिखाई देगा कि मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी बोल सकते हैं. और ये इट इज अ लीगल टर्म. मैरिज ज्यादातर जो होती है वो लीगल टर्म होती है. किसी भी एक रिलेशनशिप को जब आप किसी से शादी करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए. कभी आप कोर्ट में जाएंगे तो इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ आप देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. ठीक है, इस तरीके से होता है. द अदर वर्ड इज वेडिंग. ये होती है एक रिचुअल. इट इज अ रिचुअल विच इज यूज्ड टू सोलमनाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. रिचुअल टू सोलमनाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप किसी को इनविटेशन भेजते हैं, अगर आपके घर पे नेक्स्ट टाइम कोई इनविटेशन आएगा तो आप उस पर देखिएगा उस पर वेडिंग इनविटेशन लिखा होगा, मैरिज इनविटेशन नहीं लिखा होगा. सो ये इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ड मैरिज है यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेडिंग. और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, शी इन्वाइटेड मी इन हर वेडिंग बट आई कुडंट गो. The second sentence is my older brother is 35 years of age. अब देखिए मैं आपको 2 वर्ड्स के डिफरेंस समझाता हूं. देखिए, एक वर्ड होता है ओल्ड, ये एक एडजेक्टिव होता है. ओके, और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज प्रिमिटिव. प्रिमिटिव या फिर कोई भी चीज जो पुरानी हो चुकी है, मतलब विच इज नॉट आज के टाइम पे वो उतनी नई नहीं है. ओके, तो उसको हम ओल्ड के लिए हम यूज करते हैं. इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, क्योंकि सिंस ये एडजेक्टिव है तो इसकी डिग्रीज भी होंगी. इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है ओल्डर. जब आप किन्हीं 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो फिर आप बोलते हैं समथिंग इज ओल्डर देन द अदर. ओके, और इसकी एक डिग्री होती है ओल्डेस्ट, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री. तो ये तो हो गई कंपैरेटिव और ये होती है सुपरलेटिव. ओके, ये तो था ओल्ड का कॉन्सेप्ट. बट इसके अलावा एक और एडजेक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं एल्डर, और इसका मीनिंग होता है हायर इन एज. हायर इन एज या ओल्डर इन एज, या फिर आप उसको ओल्डर नहीं कह सकते क्योंकि वो ओल्डर का मतलब तो पुराना होता है, उसको हम बोलेंगे हायर इन एज. ठीक है, तो ये वाला जो ओल्डर होता है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, और इसका ये कंपैरेटिव डिग्री होती है प्रिमिटिव यानी ओल्ड की. ये वाला जो एल्डर होता है इसका मीनिंग होता है हायर इन एज. अब हम आते हैं वापस अपने सेंटेंस पे. इस सेंटेंस में देखिए कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो पुराना ब्रदर है वो 35 इयर्स एज का, या मेरा बड़ा ब्रदर जो है वो मेरे 35 इयर्स एज का है, बड़ा ब्रदर. तो इसका मतलब ये ओल्डर यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एल्डर. और हम इसको इस तरीके से बोल देंगे माई एल्डर ब्रदर इज 35 इयर्स ऑफ एज. आई होप आपको समझ में आया होगा. थर्ड सेंटेंस है माई यंगर ब्रदर हैज गॉन टू फॉरेन फॉर हायर स्टडीज.
अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है फॉरेन और एक होता है अब्रॉड। ये जो फॉरेन होता है ना, ये होता है एडजेक्टिव, और ये अब्रॉड जो होता है ये होता है एक नाउन। ओके, अगर आप इस फॉरेन को किसी नाउन के आगे लगा देंगे तो वो एक कंपाउंड नाउन की तरह काम करेगा। जैसे मैं बोलता हूं फॉरेन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन कंट्री, फॉरेन आर्टिकल। आपने ज्यादातर देखा होगा कि हम साइंस की टर्म में यूज करते हैं कि आवर बॉडी रिएक्ट टू एनी फॉरेन आर्टिकल दैट कम्स एंटर्स इनटू आवर बॉडी, बोलते हैं ना। तो इस ये जो फॉरेन होता है ये होता है एडजेक्टिव, इसको हम नाउन्स के साथ में यूज करते हैं। ये होता है अब्रॉड जो होता है ये होता है नाउन, और इसका मतलब होता है अ प्लेस अदर देन आवर ओन कंट्री। फॉरेन का मतलब होता है लाइक अब्रॉड का मतलब होता है अ प्लेस अदर देन आवर ओन कंट्री। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बोलेंगे कभी भी आप फॉरेन को ना सिंगल यूज नहीं कर सकते, आप कभी भी फॉरेन को सिंगल यूज नहीं कर सकते। तो अब आप वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे, माई यंगर ब्रदर हैज गॉन टू फॉरेन फॉर हायर स्टडीज। अब देखिए इस सेंटेंस को दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे फॉरेन कंट्री लिखिए, ठीक है, आप इसको सेंटेंस को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि माय यंगर ब्रदर हैज गॉन टू फॉरेन कंट्री फॉर हायर स्टडीज। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी ठीक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अब्रॉड लिख दीजिए, फॉरेन को हटा के अब्रॉड लिख दीजिए, माय यंगर ब्रदर हैज गॉन टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। आई होप ये आपको सेंटेंस क्लियर होगा। अब आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे, शी आस्क्ड द शॉपकीपर द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस। देखिए आपके साथ में मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, आइंदा आप कभी भी शॉपिंग वगैरह पे जाएंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्राइस। कॉस्ट जो होती है ना वो जनरली उन चीजों की होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे यूज होती है, जैसे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी शिपिंग कॉस्ट, इसकी लाइक इस पे जो टैक्सेस हैं वो ऐड हो गए, वो भी टैक्सेस जो होते हैं वो भी कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं। ओके, बट जब व्हेन इट कम्स टू रिटेल, जब वो बिकने के लिए रिटेल प्लेस पे आ जाता है, रिटेल शॉप पे आ जाता है, तब वहां पे हम कॉस्ट यूज नहीं करते हैं, हम वहां पे प्राइस यूज करते हैं। आपने देखा होगा एमआरपी लिखा रहता है, ठीक है, एमआरसी नहीं लिखा रहेगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल कॉस्ट नहीं होता, कभी भी आप देखिएगा। कोई भी चीज अगर आप एमआरपी पे खरीदते हैं तो उसमें पी का जो मतलब होता है दैट इज प्राइस। अब आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं या जब भी हम किसी रिटेल में जाते हैं, ठीक है, किसी भी कहीं पे भी जाएं XYZ, तो हम हमेशा चीज के प्राइस पे खरीदते हैं, ना कि उसकी कॉस्ट पे, क्योंकि कोई भी चीज कॉस्ट पे नहीं बेची जा सकती। प्राइस कब बनता है किसी भी चीज का, जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करता है बंदा या जो भी सेलर है, तब जाके वो प्राइस बनता है उसका, जो भी उसका सेलिंग प्राइस बनाता है वो। ओके, तब जाके उसका सेलिंग प्राइस बनता है। Nobody can sell you on the cost. ओके, कॉस्ट पे आपको कोई भी नहीं बेचेगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा भाई है या मेरा रिश्तेदार है, मेरा फ्रेंड है, ये मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट दे देगा, कोई भी नहीं देता, मान के चलिएगा। हमेशा कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट हमेशा ऐड रहता है उसमें। ओके, तो आप इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो ये जो है, शी आस्क्ड द शॉपकीपर द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस। अब देखिए शॉपकीपर एक रिटेल शॉपकीपर होगा, ठीक है, ये रिटेलर है। अब रिटेल कॉन्सेप्ट होने की वजह से यहाँ पे हमारा कॉस्ट गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। She asked the retail shopkeeper the price of the dress. I hope आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। Let's move to our next sentence. Please vacate the female seat. अब देखिए दो वर्ड्स होते हैं मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक वर्ड होता है फीमेल, या इसका अगर हम अदर काउंटर पार्ट देखें, अदर जेंडर देखें, दैट इज मेल। एक वर्ड होता है लेडीज, और इसका जो काउंटर पार्ट होता है दैट इज जेंट्स। ओके, होते तो दोनों ही एडजेक्टिव है, हमेशा याद रखिएगा, होते दोनों ही एडजेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, बट ये वाला जो हम यूज करते हैं ना, दैट इज वी जनरली यूज फॉर रेफरिंग मेल फीमेल एज अ स्पीशी,
जब हम किसी स्पीशी की बात करते हैं, जैसे कि मेल टाइगर, फीमेल लायन, या उसको हम लायनेस भी बोलते हैं, बट अगर आप उसको फीमेल लायन बोल देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ओके, जब हम किसी स्पीशी की बात करते हैं तो हम मेल फीमेल का यूज करते हैं। ओके, बट अगर हम किसी नाउन के साथ में किसी एडजेक्टिव को बनाकर यूज करते हैं तब हम लेडीज और जेंट्स यूज करते हैं। आप हमेशा देखिएगा लेडीज टॉयलेट, कभी आपको फीमेल टॉयलेट लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा आपको लेडीज टॉयलेट लिखा मिलेगा या जेंट्स टॉयलेट लिखा मिलेगा। ओके, या इस तरीके से अगर आप देखेंगे लेडीज कुछ भी हो सकता है कि लेडीज सेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी। इसी तरीके से लेडीज सीट होती है। अगर आप अगली बार मेट्रो में ट्रेवल करेंगे ना तो आप देखिएगा ऊपर लिखा रहेगा, वहां पे कभी आपको फीमेल सीट देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे हमेशा आपको लेडीज सीट देखने को मिलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी किसी नाउन के साथ में एडजेक्टिव बनाकर यूज करते हैं तो हम लेडीज या जेंट्स यूज करते हैं, नॉट मेल फीमेल। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, प्लीज वेकेट द फीमेल सीट। ये जो सीट है नाउन है। ओके, इस नाउन को अगर हमें डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडजेक्टिव लिखना है तो हम यहाँ पे लेडीज या जेंट्स का यूज करेंगे। फीमेल लिखा है तो गलत हो गया, यहाँ पे हम इसको लेडीज कर देंगे। प्लीज वेकेट द लेडीज सीट। ओके, 6 सेंटेंसेस। रोहन एंड माया लव वन अनदर। देखिए ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको आगे काम आएगा हमेशा। देखिए जब देयर आर 2 वर्ड्स, या इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेशन के, जो ये एक ग्रुप होता है रेसिप्रोकेशन को डिनोट करने के लिए। किसको डिनोट करने के लिए? रेसिप्रोकेशन। इसको डिनोट करने के लिए 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है वन अनदर और एक होता है ईच अदर। इनके बीच में सिंपल सा डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम 2 लोगों से ज्यादा की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक मोर देन 2 पीपल, तो हम हमेशा वन अनदर की बात करेंगे, मोर देन 2 पीपल। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट ओनली 2 पीपल, जब हम खाली 2 लोगों की बात कर रहे होते हैं तो वी यूज ईच अदर। अच्छा, आप एक चीज का और कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, बताने की जरूरत तो नहीं है, बट सिंस मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स कुछ बिगिनर्स भी देखते होंगे जिनको शायद कुछ भी नहीं पता होगा। रेसिप्रोकेशन होता है आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया, दैट इज रेसिप्रोकेशन। मैंने आपको रिस्पेक्ट दी, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, मैंने आपको प्यार दिया, आपने मुझे प्यार दिया, दैट इज रेसिप्रोकेशन। ओके, तो रेसिप्रोकेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 जनों का होना जरूरी होता है। ठीक है, आप अकेले में यूज नहीं कर सकते, मतलब खुद ही को आप कुछ नहीं दे सकते, खुद ही से कुछ नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट 2 पीपल। ओके, रेसिप्रोकेशन होने के लिए 2 जनों को होना जरूरी है। तो लेट्स कम बैक टू अवर सेंटेंस। सॉरी, रोहन एंड माया लव वन अनदर। अब देखिए यहाँ पे 2 जने हैं, रोहन एक सब्जेक्ट है, माया दूसरा सब्जेक्ट है, लव मेन वर्ब है। अब देखिए हमने यहाँ पे वन अनदर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ईच अदर। आई होप इतना सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, और दो कॉन्सेप्ट इजी हैं, समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन so that you will be the first one to be notified whenever the next video is being uploaded. Please do watch the second part as well. Thank you. Bye. Take care.